नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षा है उसके संबंध में हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर, वो भी घटनासार सीरीज। ठीक है, घटनासार सीरीज। और लास्ट में जो आय दृष्टि आएगी घटना चक्र की आय दृष्टि करंट अफेयर की, उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। और ये दोनों बुकों से आपको लगभग 25 से 28 सवाल आपको करंट यूपी पीसीएस में मिलेंगे। और आरओ में लगभग 20 से 22 प्रश्न आते हैं, तो लगभग 18 प्रश्न इसी बुक से मिल जाएंगे। अब मिलते रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। क्लियर है। तो आज का जो हमारी प्रमुख घटना जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं वो क्या है, देखते हैं। तो पहली घटना है प्रमुख हमारी, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। कल वाले पोर्शन में भी हम लोगों ने सूचकांक काफी किए थे। ठीक है ना, उन सूचकांकों को अच्छे से याद भी रखना है, क्या क्या मैंने बताया था पॉइंट। तो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है आज। क्या है कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को दुनिया के 119 देशों पर आधारित यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में जहां अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, वहीं भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 के सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था, अब 39 पे आ गया है। तो मतलब ठीक सुधार हुआ है अच्छे से। तो ये आप पॉइंट याद रखना है कि अमेरिका पहले नंबर पे है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक पे, और भारत जो है 39वें नंबर पे है। ठीक है ना, बस यही डेटा आपसे पूछा जाना है। उसके बाद बात करें कि भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। सूचकांक 2024 में अमेरिका के बाद स्पेन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर जापान, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 5 में शामिल है। टॉप 5 देशों में शामिल है। जर्मनी 6ठे स्थान पर, और उसके बाद शीर्ष 10 में से ब्रिटेन, चीन, इटली, स्विट्जरलैंड ने जगह बनाई है। तो ऊपर 5 याद कर लेना है और भारत याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखेंगे, ये ग्राफ आपको याद होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपके आएंगे तो इन्हीं ग्राफ से आएंगे कि सूचकांक के शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। तो पहला अमेरिका है, फिर स्पेन है, फिर जापान है, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद बात करें कि निम्नतम स्थान वाले 5 देश कौन से हैं। तो मलावी 116 पे अंगोला है, 117 पे कैमरून है, फिर 118 पे सिएरा लियोन है, फिर 119 पे माली है। तो लगभग सभी क्या है, अफ्रीका के हैं। क्या है, अफ्रीका के। तो अफ्रीका वैसे भी पिछड़ा है, तो इसमें भी पर्यटन सूचकांक में भी काफी पीछे है। भारत और उनके पड़ोसी देशों का डाटा तो याद होना ही चाहिए। 39वें नंबर पे तो भारत ही है। श्रीलंका 76 है, पाकिस्तान 101 है, नेपाल 105 है, बांग्लादेश 109 स्थान पर बना हुआ है। क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे प्रमुख घटना कौन सी है। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। हाँ, अगर आपने ये थोड़ा सा न्यूज सुनी भी होगी, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AI पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और तो उसके बारे में तो क्वेश्चन जो भी आए याद करना ही करना है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। क्या मामला कि यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में 15 जून 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए AI अधिनियम को मंजूरी दे दी है। ये अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। उसके बाद अगर देखें, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि यूरोपीय संघ ने पहले AI कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे देखें। आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेंगू के नए टीके TAK टैक 003 को WHO ने मंजूरी दी है। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू का एक टीका है TAK 003 को मंजूरी दी है। अब ये क्या टीका है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो 10 मई 2024 को डेंगू के लिए नए टीके टैक 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मतलब मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है, तो क्यूडंगा। ठीक है, क्यूडेंगा भी कहा जाता है, क्यूडेंगा लिखा हुआ है इंग्लिश में। यह फार्मा कंपनी सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित डेंग वैक्सिया या CYD
टीडीबी के बाद डब्ल्यूएचओ द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। तो हाल ही की है, तो आपको केवल नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए कि ये वाला पॉइंट देखोगे, डब्ल्यूएचओ द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्र में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में टैग 003 के प्रयोग की अनुशंसा करता है। कुल मिला के इसने मंजूरी भी दे दी है डब्ल्यूएचओ ने, और टैग 003 इसका नाम है, तो ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वैक्सीन की 2 खुराक तय की गई है, साथ ही टीके लगवाने के बीच 3 महीने का अंतर रखने की भी बात की गई है। कुल मिला के 2 खुराक लगानी है, एक खुराक के बीच 3 माह का अंतर होना बहुत जरूरी है। ये आपके कथन करण वाले में हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ। तो यूएई ने 10 वर्षीय एक वीजा लॉन्च किया है, क्या नाम है? ब्लू रेजिडेंस वीजा। अब यह है क्या? तो 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। अबू धाबी के कसर अल वतन में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम की घोषणा की गई है। तो 10 वर्ष का ब्लू रेजिडेंस वीजा किसने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, यहां पे आप देखोगे कि यूएई की सरकार ने वर्ष 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। यूएई के इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। तो जो भी पर्यावरण के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको 10 वर्षीय ब्लू वीजा दिया जा रहा है, ठीक है ना, ब्लू रेजिडेंस वीजा। बस इतनी सी बात है, और ये यूएई सरकार ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून। ईयू मतलब यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, ठीक। तो देखिए 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित अपना पहला कानून पारित किया है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस व्यापक कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों की महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा मतलब ये कदम है। और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के भीतर इस नए नियम को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको पूरा जानना जरूरी है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीर स्थिति के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे पति पत्नी या पूर्व पति पत्नी, तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी की। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट किसने जारी की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यह रिपोर्ट वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव को संदर्भित करती है, जिसमें विस्थापित लोगों के रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषक में बड़ी वृद्धि शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषक प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है। और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। बस इतना ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 प्रेषक प्राप्तकर्ता देश में शामिल हुए, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछा जाना है इसमें। और एक ग्राफ जरूर आपको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा कि शीर्ष 10 प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है, 5वें पे फ्रांस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बस ऊपर के 5 याद करने होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया है। मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। अब ये क्या चीज़ है देखें, नाइजीरिया अप्रैल 2024 में मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह वैक्सीन WHO द्वारा अनुशंसित है और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि मेनिनजाइटिस का टीका किसने बनाया है, नाइजीरिया ने। नाम क्या है, मेन 5CV, और WHO ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एक लक्ष्य है कि WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया, WHO ने। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखेंगे कि WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया है। 18 अप्रैल 2024 को WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया। रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य चिली के सैंटियागो में किया गया था। रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर सुरक्षा के संदर्भ में रोगियों या मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला ये पहला चार्टर है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जाएगा, ये एक अधिकार है। किसने दिया है, WHO ने दिया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद देखेंगे कि विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची। पिछले वीडियो में मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, और आज बताने वाला हूँ विश्व के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे। तो 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची तैयार की गई है। तो सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए 10वीं रैंक प्रदान की है। 2022 में 9वीं रैंक पे था, अब 10वीं पे चला गया है। ठीक है, तो घट गया एक। खैर, अब इसमें मेन ग्राफ है, आपका ग्राफ जरूर तैयार रहना चाहिए कि शीर्ष 10 सबसे हवाई अड्डा कौन सा है। पहले नंबर पे अटलांटा अमेरिका का हवाई अड्डा है, दूसरे नंबर पे दुबई UAE का, तीसरे पे डलास फोर्थ अमेरिका का है, चौथे नंबर पे लंदन का है, पांचवें पे टोक्यो जापान, फिर छठवें पे डेनेवर अमेरिका। ठीक है, और 10वें पे इंदिरा गांधी वाला है नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है ना, तो ऊपर के 5 जरूर याद कर लेने हैं और भारत का 10वां याद रहना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 क्या है ये, तो 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस B एवं C संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया गया है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस B और C वाले हैं। ठीक है, WHO की यह रिपोर्ट दुनिया भर के 187 देशों से बीमारी के बोझ और आवश्यक वायरल हेपेटाइटिस सेवाओं के कवरेज पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है। खैर, केवल इतना याद रखना है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है, जैसे भारत को हेपेटाइटिस B और C की श्रेणी में शामिल किया गया है। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, बाकी आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाते हैं। पढ़ना हो पढ़ लेना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के संस्थानों की QS रैंकिंग। तो ये केवल भारत की है, तो भारत के विश्वविद्यालय जो हैं या संस्थान हैं उनकी QS रैंकिंग आई है। तो देखते हैं, लंदन स्थित QS द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 5 प्रमुख क्षेत्रों के 55 विषयों के लिए वैश्विक रैंकिंग प्रदान की गई है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, अकाउंटेंसी, चिकित्सा विज्ञान, ह्यूमैनिटीज, संगीत, नर्सिंग, इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्र, कृषि एवं वानिकी, बायोलॉजिकल साइंसेस एवं विज्ञान के अन्य क्षेत्र व मनोविज्ञान आदि इसमें शामिल है। तो ये सब क्षेत्रों में ये रिपोर्ट आई है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 1559 शिक्षण संस्थान शामिल है, जिससे भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। तो याद रखना है कि पूरे विश्व में 1559 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया है, जिसमें भारत के अकेले 69 है। पिछले वर्ष 66 थे, अब 69 है। ठीक है ना, तो भारत की रैंकिंग जिसमें बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे करके। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च
20वां स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU। ठीक है, इसको 20वां स्थान मिला है पूरे विश्व में। और चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस को दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में विश्व स्तर पर 24वीं रैंक मिली है। तो 20वीं 24वीं याद रख ली है, भारत की है। IIM अहमदाबाद को 25वां स्थान मिला है। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान कौन से? IIT बॉम्बे 45वें नंबर पे, IIT दिल्ली है, IIT मद्रास। और फिर उसके बाद 3 शीर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसमें IIM अहमदाबाद है, फिर IIM बेंगलोर है, IIM कलकत्ता है, जिसमें सबसे बेहतरीन IIM अहमदाबाद है, 22वें नंबर पे है। 3 शीर्ष आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज या ह्यूमनिटी संस्थान कौन से हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, IIT बॉम्बे है। मेडिकल संस्थान में एम्स है, दिल्ली का एम्स पहले नंबर पे है। उसके बाद है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सा पहले नंबर पे है। ठीक, बाकी श्रेणी आपसे इकट्ठे नहीं पूछी जाएगी, बस तब पूछा जाएगा पहले नंबर पे कौन है। तो IIM अहमदाबाद था, JNU था, है ना। तो ये सब आपको याद करना है बस। उसके बाद है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और सूचकांक से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जितने भी हैं। फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट 3 मई 2024 को जारी की गई। 180 देशों के लिए आकलित इस सूचकांक रिपोर्ट में भारत का 159वां स्थान है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो भारत की मीडिया वैसे भी बिकी हुई मीडिया है, सभी को पता ही है ना। तो बिकी हुई मीडिया है, तो इसी वजह से भारत का स्थान 159वां है। मतलब 180 देशों में 159वें नंबर पर भारत है, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है भारत। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों का देख ले तो नेपाल की रैंकिंग 74 है, भूटान की 147 है, श्रीलंका की 150 है, पाकिस्तान की 152 है। मतलब पाकिस्तान हमसे बेहतर है इस मामले में, तो बेहतर रिपोर्ट है। जबकि बांग्लादेश के 165वें नंबर पे है, म्यांमार के 171, चीन में 172 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके मामले में, बस इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद ये ग्राफ देख लेना एक बार कि सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले 10 देश कौन से हैं। तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, वहाँ की मीडिया सबसे बेस्ट है। उसके बाद डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर नीदरलैंड है, फिर फिनलैंड है। ठीक है, तो ये टॉप 5 तो आपको याद ही करना है। उसके बाद निम्नतम जो बिल्कुल निम्न है, तो 180 देशों में 180वां नंबर है इरिट्रिया का, जो कि अफ्रीका में है। 179 सीरिया, 178 अफगानिस्तान, 177 उत्तर कोरिया और 176 ईरान। ये मीडिया की सबसे खराब स्थिति है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर स्थिति देख ले तो 74 नंबर पे नेपाल है, 147वें पे भूटान है, 150वें पे श्रीलंका, 152 नंबर पे पाकिस्तान है, 159वें नंबर पे भारत है, तो भारत की याद करनी है। 165वें पे बांग्लादेश है, 171 म्यांमार, 172 चीन, 178 अफगानिस्तान। शुरुआत के 5 याद करने हैं, नीचे के 2-3 याद करने हैं, अब भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं बस। उसके बाद देखेंगे विश्व सैन्य खर्च पर शिप्री की रिपोर्ट आई है। तो ये क्या मामला है? विश्व सैन्य खर्च मतलब पूरे विश्व में जितना भी सेनाओं पर खर्च होता है उसकी एक रिपोर्ट है। तो स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 में जारी विश्व रिपोर्ट में भारत को ही विगत 5 वर्षों के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बताया गया है, तथा इस मामलों में दूसरा तीसरा स्थान सऊदी अरब और कतर है। मतलब आयात सबसे बड़ा आयातक हथियारों में पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कतर है। और उसके बाद आपको डॉलर वगैरह कुछ नहीं देखना है, कितनी कैसा क्या है। हाँ, ये जरूर एक देख लेना है आपको कि इस रिपोर्ट के अनुसार सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले पहले 3 देशों में अमेरिका पहले नंबर पे है, फिर चीन है, फिर रूस है। भारत, सऊदी अरब इस मामले में चौथे व 5वें स्थान पर है। समझिएगा, बोला है सर्वाधिक खर्च करने पर पहले नंबर में जो अपनी सेनाओं पर खर्च करते हैं, तो पहले नंबर पे सऊदी अरब पहले नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है, भारत चौथे नंबर पे है। लेकिन आयात करने में भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99 और पराग्वे 100वां देश बन गया है। तो याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर
भारत में है। तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। 22 मई 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोन्स मारिया हिदाओ डोमिग्यूज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन का ज्ञापन सौंपा गया। और आपको केवल इतना याद रखना है कि 99वां देश और 100वां देश कौन बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। 99वें नंबर का स्पेन है और 100वें नंबर का पराग्वे है। पराग्वे आपका दक्षिण अमेरिका का है। क्लियर है? तो हमारा आज के लिए इतना ही, हाँ समाप्त हो गए हैं सारे पॉइंट हमारे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बताए। और ध्यान दीजिए, मैं हो सकता है आपको लग रहा हो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पूरी किताब थोड़ी ना पढ़नी है अपने को, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो फैक्ट ही आपके यूपी पीसीएस आरओआर में पूरे फैक्ट आने हैं। तो इन्हीं दोनों के आधारित में चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।